आज बात राजनीति के एक ऐसे चक्रव्यूह की करते हैं जहां विरोध, उथल-पुथल और सत्ता के खेल के बावजूद लेफ्ट केरल में मजबूती से खड़ा है और वही लेफ्ट बाकी राज्यों में सिर्फ इतिहास बनकर रह गया है। साल था 31 जुलाई 1959। ये वो दिन था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने केरल की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था। ये दुनिया की पहली लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार थी। इस फैसले के बाद दिल्ली के सत्ता गलियारों में भी तनाव साफ दिख रहा था। प्रधानमंत्री नेहरू चिंतित थे, उनके दामाद फिरोज गांधी नाराज थे और इंदिरा गांधी आक्रामक रुख में थीं। कहा जाता है कि फिरोज गांधी ने तो इंदिरा को इस फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए फासिस्ट तक कह दिया था। इतनी उथल पुथल और विरोध के बावजूद केरल आज भी एक ऐसा राज्य है जहां वामपंथी राजनीति जिंदा ही नहीं बल्कि मजबूत भी है। जबकि पश्चिम बंगाल में 34 साल तक राज करने वाली लेफ्ट आज लगभग खत्म हो चुकी है और त्रिपुरा में भी 25 साल की सत्ता के बाद उसका असर काफी कम हो गया है। केरल की कहानी 1956 से शुरू होती है, जब त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार को मिलाकर नया राज्य बनाया गया। 1957 में यहाँ EMS नंबूदरीपाद के नेतृत्व में पहली लेफ्ट सरकार बनी। सत्ता में आते ही उन्होंने भूमि सुधार और शिक्षा सुधार जैसे बड़े फैसले लिए। जमीन के कानूनों ने गरीबों को मालिक बनाया, जबकि शिक्षा सुधार ने एक जागरूक समाज तैयार किया। हालांकि इन फैसलों का कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने विरोध किया, जिसके बाद आंदोलन हुए, हिंसा हुई और आखिरकार सरकार गिरा दी गई। लेकिन लेफ्ट यहीं नहीं रुका। 1967 में उसने फिर वापसी की और उसके बाद से केरल में लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के बीच सत्ता का संतुलन बना रहा। यही बारी बारी से सरकार बदलने का सिस्टम केरल की राजनीति की खास पहचान बन गया। अब सवाल यह है कि आखिर लेफ्ट सिर्फ केरल में ही क्यों टिका रहा? इसके पीछे 5 बड़ी वजहें मानी जाती हैं। पहला, भूमि सुधार। 1958 में आए लैंड रिफॉर्म बिल से लेफ्ट सरकार ने गरीबों को सिर्फ राशन नहीं बल्कि जमीन का मालिक बनाया, जिससे वहां की जनता लेफ्ट सरकार के साथ खड़ी रही। दूसरा, ट्रेड यूनियन। लेफ्ट ने केरलम में ट्रेड यूनियन बनाए, मजदूरों के लिए मिनिमम दिहाड़ी तय की, जो अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। एक नज़र में केरलम को देखें तो हर सेक्टर, बंदरगाह, रबर प्लांटेशन से लेकर सरकारी दफ्तरों में भी यूनियन की ही चलती है। ज़्यादातर यूनियन लेफ्ट से जुड़े हैं और चुनाव में भी उनका ही साथ देते हैं। तीसरा, पॉलिटिकल मैनेजमेंट। लेफ्ट ने सिर्फ विचारधारा पर नहीं बल्कि सिस्टम पर काम किया। चौथा, शिक्षा मॉडल। लेफ्ट ने केरलम में शुरू से ही शिक्षा पर फोकस किया। 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी, सरकारी फंड से चलने वाले स्कूल बनाए, जिससे केरलम में लिटरेसी रेट 94% जा पहुंचे। इससे एक जागरूक वोट बैंक तैयार हुआ जो लगातार लेफ्ट को सपोर्ट करता है। और 5वीं वजह है केरल की बाइपोलर राजनीति। एक तरफ लेफ्ट का LDF, दूसरी तरफ कांग्रेस का UDF। कोई तीसरा विकल्प न होना लेफ्ट के सर्वाइवल का सबसे बड़ा कारण है। एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि उत्तर भारत की तुलना में केरल में धार्मिक ध्रुवीकरण कम असरदार रहा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जैसे तीसरे मोर्चे को लंबे समय तक मजबूत जमीन नहीं मिल पाई। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। अब सवाल है, इस बार का चुनाव लेफ्ट के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? 2024 के आंकड़ों को देखें तो UDF 111 विधानसभा सीटों पर आगे है, जबकि लेफ्ट सिर्फ 18 पर। तीसरे गुट के रूप में NDA भी 11 सीटों पर आगे है, यानी लेफ्ट कुछ कमजोर पड़ा है। पिछले साल स्थानीय चुनाव में लेफ्ट को 30 से 35% तक नुकसान हुआ और अब लेफ्ट के लिए सबसे खतरनाक है तीसरा मोर्चा यानी BJP। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अब केरलम में कम्युनिस्टों के बड़े नेता BJP और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी साफ है, केरल में लेफ्ट की पकड़ खत्म हो रही है, लेकिन पहली बार उसे असली चुनौती मिल रही है। ऐसे में ये चुनाव तय करेगा कि लेफ्ट का किला कितना मजबूत है और कब तक टिकेगा। हमारी ये स्टोरी अगर पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक
फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।